हाँ भाई, आज का सेशन है एसी थ्योरी का। एसी थ्योरी का जो पिछले वाले जो सेशन में हमने पढ़ा था, जितनी भी परिभाषाएं थी हमने वो कंप्लीट कर ली है। और आज की जो सेशन है एसी थ्योरी का, जो नेक्स्ट सेशन चलेगा हमारे पास है जो प्रत्यावर्ती धारा का शक्ति। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन को हम पढ़ते हैं। इस सेशन के अंदर हमारे पास ये रहेगा कि जैसे प्रत्यावर्ती जो धारा है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे पावर की अगर बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं तो ठीक है ना, इस कितने पावर होते हैं हमारे पास? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास होते हैं एक तो एपरेंट पावर। ठीक है, एपरेंट पावर के बाद में हमारे पास होती है एक्टिव पावर, और तीसरी होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। वो तीनों प्रकारों को हम यहाँ आज इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं एपरेंट पावर की। किसकी बात करते हैं हम? एपरेंट पावर का जो दूसरा नाम जिसको हम बोल सकते हैं क्या? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, एपरेंट पावर। देखिए, इससे पहले हम एपरेंट पावर पढ़ने से पहले हम एक चीज का देखते हैं कि शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, किसे कहते हैं। एक तो हमारे पास जैसे कार्य होता है, शक्ति होता है, और एक होता है ऊर्जा होती है ना। उसी प्रकार से हमारे पास एसी थ्योरी के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है? पावर होती है, शक्ति होती है। जैसे किसी प्रकार की, जैसे हमने कोई मोटर हमारे पास है तो कितने पावर की है, कितने वाट ले रही है, होती है ना। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं? शक्ति के बारे में सोचते हैं, यानी कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमारे पास की एक मोटर है तो कितने वाट की है। ठीक है, तो वो कितने वाट की है तो कितने वाट के हिसाब से वो करंट ले रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं? इनको डिटेल से यानी धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेके हुए पढ़ते हैं कि शक्ति हमारे पास सबसे पहले आती है आभासी शक्ति। आभासी शक्ति वह शक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती जो शक्तियां होती है, राशियां होती हैं। हमारे पास राशियां कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? एक होते हैं हमारे पास धारा और वोल्टता यानी कि वोल्टेज। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि ये जो प्रत्यावर्ती जो राशि होती है इसके अंदर धारा और जो वोल्टता का जो गुणनफल होता है, धारा और वोल्टता का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आभासी शक्ति बोलते हैं या एपरेंट पावर बोला जाता है। ठीक है, देखिए हम इसको देखते हैं। प्रत्यावर्ती राशि जो धारा व वोल्टता का गुणनफल ही क्या कहलाता है? आभासी शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी शक्ति कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि धारा यानी कि I और जो वोल्टता है V, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाता है? आभासी शक्ति कहलाती है। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे S से प्रदर्शित किया जाता है, S से दर्शाया जाता है। ठीक है, और S से दर्शाने के बाद में हमारे पास इसकी जो इकाई होती है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वोल्ट एम्पियर, जैसे इसको हम कह सकते हैं VA, देख सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि आभासी शक्ति या एपरेंट पावर होता है उसे हम किससे, इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट एम्पियर होती है। इसको किससे दर्शाया जाता है? S से दर्शाया जाता है। ठीक है, और दोनों का जो गुणनफल होता है वो एपरेंट पावर कहलाती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यानी कि इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट एम्पियर होती है। इसके अलावा टॉपिक दूसरा बचा है
यहां तक समझ में आ गया। इसी प्रकार से जो दूसरा हमारे पास होता है, दूसरा होता है हमारे पास एक्टिव पावर, यानी कि सक्रिय शक्ति। सक्रिय शक्ति यानी कि एक्टिव पावर। एक्टिव पावर यानी कि जो ट्रू पावर होती है, ठीक है। और जो सक्रिय शक्ति का मतलब यहाँ पे यह है कि किसी प्रत्यावर्ती राशि का जो धारा और वोल्टता का जो क्या करे, उपभोग करे या खपत करे, ठीक है। कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो धारा व वोल्टता का क्या करे, खपत या उपभोग करने वाली राशि क्या कहलाती है, सक्रिय शक्ति कहलाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी पावर को क्या कर रहा है, कंजप कर रहा है, यानी खर्च कर रहा है, उपभोग कर रहा है। जैसे पंखा है, पंखे को जब सप्लाई दी जाती है तो पंखा क्या कर रहा है, खर्च करता है विद्युत का। तो वो क्या कर रहा है, विद्युत को खर्च कर रहा है का मतलब यहाँ पे उसका उपभोग किया जा रहा है, यानी वो खर्च कर रहा है, खपत कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया कि बिजली आ रही है हमारे पास, जैसे 2 सिंगल फेज की सप्लाई 230 वोल्टेज हमारे पास आ रही है, कि जैसे उपकरणों को चला दिया जाता है तो बिजली का क्या कर रहा है, यहाँ पे खपत कर रहा है ना। तो वही चीज हमारे पास क्या होती है, एक्टिव पावर होती है, यानी सक्रिय शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्वेश्चन आ सकता है कि इसको दूसरे नाम किस नाम से जाना जा सकता है, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका दूसरा जो नाम होता है जो हमारे पास कौन सा होता है, वास्तविक शक्ति होता है, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है या इसको किससे दर्शाया जाता है, इसे पी से दर्शाया जाता है, पी से दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है हमारे पास क्या होती है, वाट। वाट होती है, क्या होती है, वाट होती है। तो हम कह सकते हैं वाट हमारे पास है, तो एक्टिव पावर के अंदर हमारे पास जो क्या होगा, P बराबर क्या होता है, VI cos फाई। तो ये फॉर्मूला हमारे को यूज करना है इसके अंदर, एक्टिव पावर के अंदर, ठीक है। ये तो हमारे पास मान लें कि सिंगल फेज सप्लाई की है। अगर यहाँ पे अगर 3 फेज सप्लाई आ जाती है तो हमारे पास क्या होती है, यानी कि 3 फेज सप्लाई के लिए हमारे क्या यूज करेंगे, √3 VI cos फाई का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। ये तो ओनली सिंगल फेज सप्लाई के लिए है, और 3 फेज के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसे वाट्स में इसको दर्शाया जाता है, पी से इसे दर्शाते हैं, इसकी इकाई होती है वाट। यानी कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो धारा और वोल्टता का क्या करे, खपत या उपभोग की जाने वाली राशि होती है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्टिव पावर या वास्तविक शक्ति कहा जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं P बराबर VI cos फाई का प्रयोग करते हैं हम, अगर सिंगल फेज है तो। 3 फेज के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्लियर यहां तक। इसके बाद में हमारे पास आता है तीसरा हमारे पास है, क्या होता है, प्रतिक्रियाशील शक्ति, ठीक है। प्रतिक्रियाशील शक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, री का मतलब क्या है, वापस, यानी जो दोनों दिशाओं में कार्य करती है, यानी धारा जा भी रही है और वहीं से वापस उसको लौट भी रही है, तो दोनों दिशाओं में जो कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहा जाता है। यानी कि जो शक्ति जो दोनों दिशाओं में कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहा जाता है, या हम प्रतिक्रियाशील कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं वह प्रत्यावर्ती राशि जो दोनों दिशाओं में कार्य करती है उसे हम कहते हैं रिएक्टिव
रिएक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए रिएक्टिव पावर को हम किससे दर्शाया जाता है, क्यों से दर्शाते हैं। जो रिएक्टिव पावर होती है उसे हम किसे दर्शाते हैं, क्यों से दर्शाते हैं। सही बात है, क्यों से दर्शाते हैं या दर्शाया जाता है। और दूसरी बात, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो रिएक्टिव यानी कि हमारे पास थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है कि हमारे पास एपरेंट पावर होती है, उस एपरेंट पावर के अंदर हमारे पास क्या होता है, वीए होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। और जो हमारे पास जो सक्रिय शक्ति होती है, एक्टिव पावर होती है, उससे हमारे पास क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, और जो रिएक्टिव पावर होती है उसकी इकाई हमारे पास कौन सी होती है, VAR होता है, यानी कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। ठीक है, और दूसरी बात, VAR के अलावा हमारे पास kVAR के नाम से इसको जाना जा सकता है, किलो वोल्ट एम्पियर। अगर जो इकाई बढ़ जाती है तो हमारे पास कौन सा क्या लग जाएगा, kVAR के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से ये ऑप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास है VA है, तो हमारे पास किलो में चलेंगे तो हम kVA के रूप में भी इसको दर्शाया जा सकता है। क्लियर। तो अगर किलो में चलना है तो बड़ी इकाई में चलना है तो केवी हो जाएगा। सिंगल फेज सप्लाई में अगर थोड़ी इकाई कम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, यानी कि वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। इसी प्रकार से VAR तो है रिएक्टिव पावर के अंदर। अगर मान के चलो अगर संख्या बढ़ जाती है यानी कि लेवल बढ़ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, kVAR के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये चीजें थी हमारे पास जो पावर की, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा शक्तियों के बारे में। तो तीनों एक्टिव पावर, यहाँ से तीनों को एक साथ अगर आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल सवाल भी आ सकता है, यहाँ से किसी रूप में चाहे एक्टिव पावर पूछ सकता है, या एपरेंट पावर के नाम से भी जाना जा सकता है, या आपको रिएक्टिव पावर के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है, या इकाई भी इसका पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तीनों की इकाई आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर, यहां तक सभी में समझ में आ गया। पीछे चले आगे। तो यहां तक आप लोगों को शायद पिछले सेशन में पढ़ा दिया गया था। ठीक है ना, तो आप चलते हैं इससे आगे। तो जो पीछे का जो पढ़ाया हुआ होता है ना, उसको आप एक बार देख लिया करो घर जाके। विशाल 2-3 दिन छुट्टी था तो क्या बात है, कहां पे था? चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए जो हमारे पास तीनों जो हमने पावर पढ़ी है, इन तीनों पावरों को एक हम क्या है, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार में इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको तीनों को एक साथ इसको दर्शाते हैं कि हमारे पास कौन सा क्या बनता है ट्रायंगुलर के अंदर, यानी कि त्रिभुज के अंदर। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि ये हमारे पास है त्रिभुज आकार बनाया, हमने त्रिभुज बनाया। त्रिभुज के अंदर हमारे पास क्या होती है, दो भुजाएं हमारे पास क्या होती है, एक समकोण में होती है, तीसरी भुजा क्या होती है, कर्ण के रूप में उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा कोण बनता है, यहां से बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस है, ये यहाँ पे क्या है, क्यों, और यहाँ पे क्या है, पी। ठीक है, अब देखिए पी बराबर क्या होता है, सूत्र हमने अभी लिखवाया जो पावर वी आई कॉस पाई, वी आई कॉस पाई, और जो हमारे पास जो क्यू होता है वो क्या होगा, वी आई साइन पाई। क्या होगा, वी आई साइन पाई होगा। और जो हमारे पास एस बराबर क्या होगा, क्या होगा, वी आई है आभासी शक्ति, जिसको हम बोल रहे हैं वी आई तो होता है, वोल्ट एम्पियर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। और जो हमारे पास ये होती है जो प्रकृतिशील प्रतिक्रियाशील शक्ति। ठीक है, और जो ये हमारे पास होती है पी, ये क्या होती है, वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, या बोले तो एक्टिव पावर बोल सकते हैं, यानी सक्रिय शक्ति बोल सकते हैं ना, सक्रिय शक्ति।
वास्तविक शक्ति और या सक्रिय शक्ति। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये हमारे पास क्या है कि आधार, इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया और ये इसका कर्ण हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले के अंदर यानी कि इस सवाल के अंदर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर हो गया यानी कि एक त्रिभुज के रूप में इसको समझाया गया है कि कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है और लंब कौन सा होता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रतिरोध। क्या आता है? प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध हमने पिछले सेशन में भी, इससे पहले वाले सेशन में भी आप लोगों को बता दिया गया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए चलते हैं आगे। प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं कि किसी चालक तार के अंदर यानी अवरोध उत्पन्न करना। क्या करता है, जिसके चालक तार के अंदर अगर धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसके अंदर क्या रुकावट पैदा कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, और प्रतिरोध के बाद इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं इसको, आर से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। जब आर से इसको दर्शाया जाता है तो इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, क्लियर यहां तक। प्रतिरोध की यानी किसी चालक तार के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर अवरोध उत्पन्न करना है, बाधा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम आर से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, अब जैसे हमने प्रतिरोध पढ़ा है उसी प्रकार से क्या होता है, जो आगे जो हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर अगर जो ऐसी थ्योरी के अंदर अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा है ना, तो प्रतिबाधा को हम किससे इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, भाई प्रतिरोध के बाद में क्या है, प्रतिबाधा ही तो है। तो प्रतिबाधा किसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या हो सकता है, इम्पीडेंस। सही है, देख लो, रिएक्टेंस नहीं होता है, प्रतिबाधा तो इम्पीडेंस है। प्रतिबाधा तो मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, प्रतिरोध के बाद में जो टॉपिक आएगा क्या होता है, इसके बाद में कौन सा टॉपिक है, प्रतिघात है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि प्रतिघात है, तो प्रतिघात को क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं ना। ठीक है, तो प्रतिघात ये तो लिखवाया शायद आप लोगों को, पढ़ा दिया ना, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे, यहाँ से प्रतिरोध ही पढ़ा दिया इससे पहले, लेकिन प्रतिरोध पढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि जैसे प्योर रेजिस्टिविटी, क्या पढ़ते हैं, शुद्ध प्रतिरोध। क्या पढ़ते हैं, शुद्ध प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, जिसको हम बोलते हैं प्योर रजिस्टर सर्किट। रजिस्टर सर्किट प्योर रजिस्टर सर्किट। देखिए प्योर रजिस्टर सर्किट के अंदर क्या होता है कि जैसे इसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसका सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम ऐसे मान लिया आपने, जिसका हमारे पास क्या होता है, आर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसके हमें क्या देती है, इसको एसी सप्लाई देती है। और यहां से हमने एसी सप्लाई देने के बाद में यहां से हमने इसको धारा प्रवाहित की और इस सर्किट के अंदर यानी कि इस उपकरण के अंदर क्या आ रही है, करंट प्रवाहित हो रही है।
ठीक है, तो ये तो हमारे पास कौन सा हो गया यहाँ पे, सर्किट हो गया ना, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। और एक होता है हमारे पास फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के अंदर क्या होता है, एक होती है धारा और एक होती है वोल्टेज। अब एक चीज देखिए कि सर्किट डायग्राम के अनुसार ही हम बात करते हैं कि जो प्योर रजिस्टर होता है यानी सर्किट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो आगे रहता है पीछे रहता है, सही है, समझ रहे बात को कि प्योर रजिस्टर के अंदर जब वोल्टेज का जो मान होता है हमेशा आगे होता है किससे, धारा से। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि प्योर रजिस्टर के अंदर यानी शुद्ध परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के अंदर वोल्टेज का मान हमेशा धारा से आगे होता है, यानी कि लीडिंग करता है, अग्रगामी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो ये चीज हमारे पास कौन सा होगा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ठीक है, क्या है यहाँ पे ये फेजर डायग्राम। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि किसे कहते हैं, ये बताया कोई, ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा दिया गया है। किसे कहते हैं प्योर रजिस्टर सर्किट, किसे कहते हैं, धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर। कालांतर, यानी कि धारा और वोल्टेज का जो मध्य का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो अंतर कालांतर अंतर होता है फेजों के बीच में, यानी दो फेजों के बीच में अगर अंतर आ रहा है ना उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध प्रतिरोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि एसी सर्किट की बात कर रहे हैं हमने यहाँ, ठीक है। जैसे मान लिया कि यहाँ से इस प्रकार से चल रहा है ना, उसी प्रकार से अगर बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये जो अंतर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, ठीक है ना, यार आई और वी का, तो ये जो फेज कालांतर होता है दोनों राशियों के बीच में उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर रजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात हमेशा क्या होता है इसके अंदर जो गुणों की अगर बात कर लेते हैं, इन दोनों का जो अंतर होता है यहाँ से हमारे पास, इसको तो हम बोल दिए क्या, टाइम हो गया, और ये हमारे पास इसकी राशियां होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, धारा और वोल्टता, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है 2 पाई हो गया, और ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पे पाई अपॉन 2 होता है, और ये हमारे पास कितना होगा 360 होगा। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है यहाँ पे, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये सर्किट हमारे पास हो गया शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का, और ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वोल्टता धारा के मान से आगे या अग्रगामी होता है, ठीक है। और या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा वोल्टता से पश्चगामी होता है, कह सकते हैं ना, क्योंकि हमेशा वोल्टता से क्या होती है, पीछे रहती है धारा। तो हम दोनों तरफ से क्वेश्चन दोनों तरफ से आ सकता है कि वोल्टता धारा के मान से आगे रहता है, यानी वोल्टेज आगे रहता है ना, तो वो आगे हो गया। और शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के अंदर धारा वोल्टता से पश्चगामी होता है, यानी कि लैगिंग करता है, धारा पीछे रहता है ना। तो यहाँ में इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। और दूसरी बात, जो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ होता है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में जो इसका मान होता है कितना होता है बताइए।
जो शुद्ध परिपथ, जो प्रतिरोध परिपथ होता है, उसका जो मान होता है वो कितना होता है? इकाई होता है, शून्य होता है या अग्रगामी होता है? शून्य होता है। इसलिए आप लोगों को लिखवा दिया गया, तो आप फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे हो। शून्य होता है। बताइए और इसके गुण क्या हो सकते हैं? और गुण क्या हो सकते हैं इसके अंदर? ठीक है, यही तक था क्या? यस सर। अच्छा, ताकि तुम लोग क्या करते हो, घर जाके देखने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, चाहे तुम लोगों को आगे कितना भी पढ़ा दिया जाए, ठीक है ना? तो उसका मतलब ये है कि पढ़ाया ना पढ़ाया बराबर है, ठीक है ना? तो इस वजह से आप लोगों को, मेरा मतलब यही है कि जो चीजें पढ़ाई जाती है तो वो आप लोगों को यही याद करवा दो तो बढ़िया रहेगा। यस सर। सही रहेगा ना? तो इस वजह से अब आपको ऐसा ही काम होगा, ठीक है ना? आप लोगों को पहले भी सूचित कर दिया गया था कि आज 28 तारीख है, 28/11/2022 को अलवर गवर्नमेंट ITI के अंदर जो कैंपस आ रहा है, ठीक है, जो प्लेसमेंट हो रहा है ITI वालों के लिए, यानी कि जो ITI इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से हो, वेल्डर से हो, किसी भी ट्रेड से हो, उन सभी ट्रेडों की वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि ऑन रोल जो कंपनी आई जा रही है, ठीक है। आज का जो कैंपस था वहां पे आप लोगों को उपस्थित होना था, ठीक है। कोई भी था तो अभी भी जा सकता है, कोई बात नहीं, वो शाम तक चलेगा, ठीक है ना? नहीं, जिसकी ITI कंप्लीट है, जिसकी ITI कंप्लीट है वही बंदा जा सकता है वहां पे, ठीक है। वहां पे आपका इंटरव्यू होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद में उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में वो आप लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है ना? वो चीजें आप लोगों को पहले सूचित कर दिया गया था, फिर आज फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो आप, ठीक है। उतार लिया? नहीं उतारा तो फटाफट उतारो। एक बार इसको फिर से इसको दोबारा समझा देंगे। देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ, यानी कि प्योर रजिस्टर सर्किट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्योर रजिस्टर सर्किट के अंदर किसे कहते हैं? सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये इसका क्या है, जैसे रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, और ये हमारे पास इसकी सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रही है, ये इसकी सप्लाई है यहाँ से, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ चली गई है सर्किट के अंदर, तो हमारे पास ये कौन सा सर्किट है? सर्किट डायग्राम कहलाता है, ठीक है। और फेजर डायग्राम की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है? इसका फेजर डायग्राम है, यानी कि वोल्टेज आगे है और धारा पीछे है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। देखिए यहाँ पे हम अगर सर्किट डायग्राम के अनुसार अगर बात करते हैं तो इस सर्किट के अंदर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर क्या होता है कि शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वोल्टता हमेशा क्या होता है? दोनों का जो कालांतर होता है, दोनों फेजों का जो कालांतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध प्रतिरोध परिपथ ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमेशा जो वोल्टता है वो हमेशा धारा से आगे रहता है, यानी कि आगे की ओर चलता है। और दूसरी बात, इसकी जो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि यहाँ से चला यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, तो इसका मान हमारे पास क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्या रहेगा? शून्य रहेगा। प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के अंदर, सर्किट के अंदर अगर बात करते हैं उसका जो मान होगा हमारे पास क्या होगा? शून्य होगा। और हमेशा जो वोल्टता है धारा से आगे रहेगी, यानी कि आगे की ओर, यानी कि अग्रगामी रहेगी, लीडिंग करेगी, पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। फेजर डायग्राम के अनुसार अगर बात करते हैं तो फेजर डायग्राम के अंदर क्या होता है कि I बराबर क्या होता है? ये ओम्स लॉ के नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो I बराबर क्या होता है? V/R होता है ना। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि I बराबर V/R है, तो V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होता है अपॉन R, यानी साइन ओमेगा टी जो हमारे पास जो RMS यानी प्रभावी मान में हमने पढ़ा है, ठीक है। दूसरी बात, हमने जो शक्तियां पढ़ी है तीनों, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर पढ़ी है, उनमें जो हमने पढ़ा है कि जो एपरेंट पावर थी इसमें हमारे पास VI था, ठीक है, और जो एक्टिव पावर थी हमारे पास VI cos phi था ना। उसी प्रकार से रिएक्टिव पावर के अंदर क्या था कि VI साइन ओमेगा टी, साइन फाई था ना। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी के अंदर अपन R होता है, ठीक है। तो I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी बराबर I मैक्सिमम बराबर V मैक्सिमम अपॉन R के नाम के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे इस नोट किया है
कि जैसे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के गुणों की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वोल्टता धारा के मान से आगे रहता है, यानी अग्रगामी होता है। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर वोल्टता हमेशा धारा से आगे रहेगा, यानी कि लीडिंग करेगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग, हमेशा वोल्टता आगे रहेगा किससे, धारा से। ठीक है, और शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के में धारा हमेशा वोल्टता से पश्चगामी करता है, तो इसका हम विपरीत तरीके से भी बात कर सकते हैं। तो हमेशा धारा वोल्टता से क्या रहेगा, पश्चगामी, धारा पीछे रहेगी ना वोल्टता से, तो हम इसको पश्चगामी के रूप में इसको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के मान का क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि जो हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसके अंदर उसका मान हमारे पास क्या होता है, शून्य होता है। क्यों, ये चीज हम आप लोगों को यहाँ पे बताया है, क्योंकि यहाँ से चला तो जीरो है, हमारे पास जो राशि है मैक्सिमम जो धारा और जो वोल्टता है उनका जो फेजों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। दोनों का जो कालांतर होता है ना, उन दोनों का जो मान होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। देखिए आगे कि एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और वोल्टता सदैव क्या करते हैं, एक समान फेज में रहते हैं। जैसे यहाँ पे है कि जैसे ये वोल्टेज चल रहा है तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, धारा भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ धारा है तो वोल्टेज है, दोनों यानी कि एक दिशा में ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। धारा और वोल्टता दोनों एक समान फेज में कार्य करती है, किस सर्किट के अंदर, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के अंदर। ध्यान रखना, ठीक है ना, यानी शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के अंदर धारा और वोल्टता एक समान एक फेज में कार्य करती है। ठीक है, दोनों एक समान फेज में रहती है। एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, इकाई होता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। क्या होता है, इकाई होता है, यानी कि एक होता है। इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में किसी भी प्रकार की प्रतिकारी शक्ति नहीं होती है, यानी प्रतिकारी यानी कोई रिएक्टिव पावर नहीं होती है इसके अंदर। इसके अंदर जो हमारे पास शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर यानी कोई रिएक्टिव पावर, यानी कि दोनों दिशाओं में कार्य नहीं करती है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है कि एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कार्य किसी प्रकार का प्रतिकारी शक्ति नहीं होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति की आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति की दोगुनी होती है। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर पावर की जो आवर्ती सप्लाई है वो आवर्ती के कितने गुनी होती है, दो गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, दो गुनी होती है। ठीक है ना, किसके, आवर्ती सप्लाई के दो गुनी, यानी सप्लाई की जो आवर्ती है उसकी कितने गुने होगी, दो गुनी होगी। यहाँ पे जो हमारे पास क्या है कि पावर की आवर्ती। ठीक है, इसी प्रकार से यह हमेशा आवेश में परिवर्तन की दर, आवेश में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, डी क्यू अपॉन डी टी, अर्थात धारा का विरोध करती है। क्या करती है, धारा का विरोध करती है। अगर धारा का विरोध नहीं करती तो हमारे पास जो फेजर डायग्राम में धारा पीछे नहीं रहती, धारा क्या रहती, आगे रहती। इसी वजह से हमेशा क्या करती है, डी क्यू अपॉन डी टी के रूप में कार्य करती है, अर्थात धारा का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो सर्किट डायग्राम और फेजर डायग्राम हमने बनाया है ये किसका है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर अगर बात करते हैं हम। ठीक है, इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारे पास कौन सा था, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, यानी कि जो हमारे पास प्योर रजिस्टर था। ठीक है, प्योर रजिस्टर के अंदर हमने पूरा सर्किट डायग्राम के अनुसार, फेजर डायग्राम के अनुसार, ठीक है, और पूरे इसके गुणों के बारे में हमने पूरी डिटेल आसानी से कर ली। उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शुद्ध प्रेरकीय परिपथ यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, उसको एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से, यानी कि जो प्रेरक होता है, प्रेरक की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है, यानी कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर की जो इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। देखिए हमारे पास क्या है, एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई को हमने यहाँ करंट प्रभावित की तो हमारे पास इस कुंडली के अंदर यानी कि इस कुंडली के अंदर यानी कि इस इंडक्टर के अंदर क्या करने लग गई, धारा प्रभावित होने लग गई। ये सर्किट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। देखो ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास फेजर डायग्राम है उस फेजर डायग्राम में जो हमने पढ़ा था शुद्ध प्रेरक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर क्या था, वहां पे फेजर डायग्राम में वोल्टेज हमेशा धारा से आगे रहता है, लैग करता है, लैग करती है धारा वहां पे। ठीक है ना, और वहां पे लैग कर रही थी तो यहाँ पे हमारे पास
क्या है हमारे पास, या क्या है धारा वोल्टेज है ना, वोल्टेज हमेशा क्या 90 डिग्री कितनी रहेगी, पीछे रहेगी। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर जो धारा वोल्टता के अंदर जो सदैव जो वोल्टता का जो मान होता है वो 90 डिग्री पीछे रहता है। जो धारा का जो मान होता है ना 90 डिग्री क्या रहता है, पीछे रहता है। ठीक है, इससे इस वोल्टेज से वोल्टता से सदैव 90 डिग्री पीछे रहता है ये वाला। जैसे हमने फेजर डायग्राम बनाया, ये वोल्टेज का जो मान है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 90 डिग्री पीछे रह रही है। धारा करंट क्या है 90 डिग्री पीछे है, किसके अंदर, इस इंडक्टर के अंदर। ठीक है, इस इंडक्टर के अंदर शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, क्या होती है, हमने पढ़ा था जो 3 पावर हमने पढ़ी थी, एपरेंट पावर पढ़ी थी, रिएक्टिव पावर पढ़ी थी, रिएक्टिव पावर पढ़ी थी ना। उसी प्रकार से हम बात करते हैं तो P बराबर V I cos फाई था कि नहीं था, था ना। उसी प्रकार से शुद्ध परिपथ की बातों की बात कर रहे हैं यहाँ पे शक्ति की। ठीक है, Q बराबर V I sin फाई था कि नहीं था। इसी प्रकार से T बराबर क्या होगा 0 और Q बराबर क्या होगा V I। तो हम कह सकते हैं कि S बराबर Q बराबर V I होता है ना, क्योंकि वोल्ट एम्पियर ही काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम गुणों की अगर बात करते हैं तो गुण में क्या है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का जो पावर फैक्टर का जो मान होता है हमेशा क्या होता है, शून्य पश्चगामी होता है। वहां में हमने पढ़ा था कि शून्य होता है, लेकिन अग्रगामी और पश्चगामी के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। ठीक है, वहां पे नहीं थी। किसके अंदर, जो हमारे पास जो रजिस्टर था, प्योर रजिस्टर के अंदर कोई लैगिंग और लीडिंग की कोई बात नहीं थी ना। तो ओनली यहाँ पे क्या है, जो प्रेरक के अंदर जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा 0 पश्चगामी होगा, यानी शून्य अग्रगामी पश्चगामी होगा। क्या रहेगा, शून्य पश्चगामी होगा। इसमें जो वोल्टता हमेशा धारा से 90 डिग्री आगे रहती है। देखिए यहाँ पे ये धारा लैग कर रही है ना 90 डिग्री और वोल्टेज आगे है, तो हम कह सकते हैं कि हमेशा जो 90 डिग्री आगे रहती है, क्या हमेशा धारा से 90 डिग्री आगे रहती है, क्या वोल्टेज 90 डिग्री जो धारा है लैग करती है, पीछे रहती है वोल्टेज से हमेशा। इसके अंदर, इस इंडक्टर के अंदर, इस इंडक्टर के अंदर क्या रहती है, लैग करती है हमेशा 90 डिग्री। ये ध्यान रखना 90 डिग्री करती है। परिपथ का जो प्रेरकीय प्रतिघात हमेशा हमने पढ़ा है, प्रतिघात हमारे किससे डिनोट करते हैं, एक्सल से करते हैं ना। और एक्सल का मतलब क्या होता है, एक्सल का मतलब क्या होता है 2 पाई FL होता है कि नहीं होता है, होता है ना, हमने पढ़ा है चीज आप लोगों को। तो एक्सल बराबर क्या होता है, का आवर्ती से समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे आवर्ती के समानुपाती है, तो एक्सल बराबर क्या होता है, हमने फॉर्मूला लिख रखा है 2 पाई FL। तो F क्या है, यहाँ पे आवर्ती है, तो ये आवर्ती किसके समानुपाती है, यहाँ पे इस एक्सल के। हम लिख सकते हैं कि एक्सल के समानुपाती क्या है, F है, यानी फ्रीक्वेंसी है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिपथ का जो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्सल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई FL, यानी कि ओमेगा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई F ही होता है। एल क्या है, इंडक्टर है, यानी कि प्रेरक है। ठीक है ना, इंडक्टर क्या है, यहाँ पे प्रेरक है, जिसमें एल से इसको डिनोट किया जाता है। तो आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है ना, ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो आर की जगह हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक्सल लिख रखा है, यानी कि जो हमारे पास जो प्रेरकीय प्रतिघात है तो हमने एक्सल के रूप में इसको डिनोट कर सकते हैं। तो V बराबर एक्सल का मान क्या होता है, 2 पाई FL होता है ना। एक्सल का मान क्या होता है, 2 पाई FL होता है। तो हमने I बराबर V अपॉन एक्सल होता है, तो V अपॉन 2 पाई FL का मान हमने, एक्सल का मान हमने रख दिया, रखा कि नहीं रखा। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से समानुपाती होता है आवर्ती की, और ये वाला सवाल भी यहाँ से बन सकता है। एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति, यानी कि जो हमारे पास एवरेज पावर होती है, P बराबर VI cos फाई होता है। क्या होता है, एक पूर्ण चक्र पूरा करने में, जैसे मान लें कि यहाँ से और यहाँ तक जो चक्र बन रहा है, एक पूरा चक्र करने में इसका जो P बराबर VI cos फाई होगा, तो उसका मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। शून्य क्यों रहेगा, यह चीज और देखना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया ना और यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक आएगा तो 180 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है। तो 180 डिग्री मानो चाहे आप 0 मानो, समझ गए बात को, 180 डिग्री मानो या आप 0 मानो, तो इसी वजह से इसका जो पूर्ण चक्र पूरा करने में हमारे पास क्या होती है, उसका मान हमेशा क्या रहता है, शून्य रहता है। क्या रहता है, शून्य रहता है। शुद्ध प्रेरकीय हमेशा धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ये ध्यान रखना, ये सवाल अभी थोड़े दिन पहले जो लाइनमैन का एग्जाम हुआ था टेक्निकल हेल्पर 3rd का, उसके अंदर ये सवाल आया था कि जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होता है वो हमेशा किसका विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और जो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है,
यानी संधारित्र होता है वो हमेशा वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये हमेशा इंडक्टर तो हमेशा किसका विरोध करेगा, धारा का करेगा। और जो कैपेसिटेंस होगा यानी एक्सी होगा, एक्सी कैपेसिटेंस संधारित्र धारिता है ना, वो हमेशा किसका विरोध करता है, वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। ये दोनों सवाल आप लोगों को याद रखना, ठीक है। अगर ये याद है तो वो चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक वही आएगा, यह परिपथ डीसी सप्लाई के लिए एक लघु परिपथ की तरह कार्य करती है। और जो हमारे पास जो सर्किट है कौन सा, जो इंडक्टिव सर्किट वाला, वो हमेशा किसके ऊपर, किस सप्लाई के ऊपर कार्य करता है, डीसी पावर सप्लाई के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। यह परिपथ हमेशा प्रतिक्रियाशील शक्ति, प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्टिव पावर के ऊपर कार्य करता है। समझ रहे बात को, कि जैसे मान लिया कि जैसे जो ये सर्किट है कौन सा, इंडक्टिव, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट के अंदर हमेशा जो रिएक्टिव पावर के ऊपर कार्य करती है यानी शक्ति का ही उपयोग करते हैं। वास्तविक शक्ति यानी एक्टिव पावर का प्रयोग हम नहीं कर सकते, नहीं तो एपरेंट पावर का करते हैं ना एक्टिव पावर का करते हैं हम, ठीक है। तो किसका करते हैं यहाँ पे, प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव पावर का काम का उपयोग किया जाता है। कौन से सर्किट के अंदर, कौन से सर्किट के अंदर, शुद्ध प्रेरकीय सर्किट के अंदर हमेशा रिएक्टिव पावर का ही उपयोग किया जाता है, एक्टिव पावर एपरेंट पावर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास शुद्ध प्रेरकीय सर्किट और शुद्ध प्रेरकीय सर्किट, शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट जिसको हम आरएलसी बोलते हैं। आप लोग समझ नहीं हो, आपको आरएलसी इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे और आएगा। लेकिन आर का मतलब क्या है, शुद्ध प्रतिरोध, एल का मतलब क्या है, शुद्ध प्रेरकीय, प्रेरकीय क्या मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटेंस यानी धारिता। अभी सी और पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है ना। हम पूरी डिटेल से धीरे धीरे यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आज के सेशन में केवल हम शुद्ध संधारित्र परिपथ तक ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तीनों सर्किटों को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग जो पीछे का जो सेशन है वो आप लोग देखते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कोई चीज क्लियर नहीं होगी भाई। आप सोचो कि एग्जाम के टाइम में मैं पढ़ लूंगा, वो चीज संभव नहीं होगी। जो चीजें आज जो क्लास में जो चीजें हो जाती हैं वही क्या होती है, याद रह पाती है, ठीक है। आप सोचो घर जाके मैं उसको पढ़ लूंगा, आज नहीं क्लास में नहीं ध्यान दूंगा तो वो कभी भी दिमाग में नहीं रह पाएगी, ठीक है। ये आप भूल देना, दिमाग में से निकाल देना, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रैक्टिकल और थ्योरी की दोनों क्लास कंटिन्यू यानी रेगुलर चलती है, ठीक है। और आप लोग इसका थोड़ा सा सपोर्ट करिए कि ताकि हम आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर मोटिवेट करोगे तो हम भी क्या होते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है ना। जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होगा, हमारा काम नहीं बनेगा ना। मतलब क्या कहने का मतलब यह है, काम बनने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम उस तरीके से थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं कि ताकि आगे बढ़ने की कोशिश। तो लाइक आती है तो हमारा भी ये काम बनता है कि हम भी आगे और कुछ देना फर्ज बनता है हमारा भी, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिए, इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइबर करिए, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक, तो आप क्या करें, उसको आप आगे उसको शेयर करते रहिए, ठीक है ना। उतारिए फटाफट इसको। पहला कौन है, ठीक है। तो जैसे हमने तीनों दो सर्किट इससे पहले पढ़ लिए थे, वो दो सर्किट हमारे पास कौन कौन से थे, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ और दूसरा था शुद्ध प्रेरकीय परिपथ और तीसरा है शुद्ध संधारित्रीय परिपथ यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर अगर बात करते हैं जिसने हमने मोस्ट फैक्ट हमने लिख लिए, क्योंकि पेपर के अंदर यानी कि एग्जाम के अंदर अगर बात करें तो इनसे बाहर एक भी सवाल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, आप लोग अगर पढ़ोगे तो। चाहे आप ITI के एग्जाम के अंदर बात कर लो, चाहे कंपटीशन एग्जाम के अंदर बात कर लो, ठीक है। ये जो फैक्ट हमने लिखे हैं, इन फैक्टों के अंदर से ही आप लोगों को सवाल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम शुद्ध संधारित्रीय परिपथ सर्किट की बात करते हैं यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमने बनाया सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम ऐसा बनाया कि जैसे हमने जैसे दो डंडे जैसे हमने बरोबर खींच रखे हैं ना, तो वो हमारे पास एक सिंबल होता है कैपेसिटर का, ठीक है। जो ये हमारे पास सिंबल होता है ना बरोबर,
ये हमारे पास किसका होता है, कैपेसिटर का। और जो एक बड़ा और एक छोटा होता है ये हमारे पास किसका होता है, सेल का होता है, ठीक है ना। तो किसका होता है, सेल का होता है। इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि जो शुद्ध सांद्रता परिपथ के अंदर एसी सप्लाई यानी कि V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होता है, क्योंकि यहाँ पे किसमें जो हमने ये जो फैक्ट लिखा है V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, का मतलब क्या होता है कि जो हमने सर्किट में सप्लाई दे रखी है, क्या वोल्टेज दे रखा है ना, उसी वोल्टेज को क्या हमने सर्किट डायग्राम के अनुसार उसको समझा है, ठीक है ना। और दूसरी बात, सर्किट डायग्राम हमारे समझ में आ गया। तो दूसरी बात हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं। तो फेजर डायग्राम हमेशा ध्यान रखना कि शुद्ध सांद्रता परिपथ के अंदर जो वोल्टेज हमेशा 90 डिग्री लैग करता है, यानी कि हमेशा धारा क्या रहती है, 90 डिग्री आगे रहती है किसके अंदर, शुद्ध सांद्रता परिपथ के अंदर, ठीक है। शुद्ध सांद्रता परिपथ के अंदर से हमेशा धारा हमेशा कितने डिग्री आगे रहेगी, 90 डिग्री आगे रहेगी, ठीक है ना। उस 90 डिग्री के अनुसार अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Cddt, क्योंकि हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो प्रेरकीय था उसके अंदर हमेशा वो प्रेरकीय इंडक्टर किसके रूप में कार्य करता है, जो धारा परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। और जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा वोल्टता परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। वो चीज हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, यानी कि जो I है हमारे पास करंट है वो मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो शुद्ध सांद्रता परिपथ में धारा और वोल्टता से सदैव 90 डिग्री आगे होती है। ये चीज हम आप लोगों को सर्किट डायग्राम के अनुसार अगर बात करते हैं तो सर्किट डायग्राम में जो फेजर डायग्राम में जो दे रखा है वो हमेशा हमने ये लिखा है कि शुद्ध सांद्रता परिपथ में धारा और वोल्टता से, जो वोल्टता है ना, वोल्टता से सदैव कितने डिग्री आगे रहता है, 90 डिग्री आगे रहता है, ठीक है। शुद्ध सांद्रता परिपथ में पावर की जो आवृत्ति होती है, जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, सप्लाई आवृत्ति की दोगुनी होती है, क्योंकि प्रेरकीय के अंदर भी दोगुनी थी और यहाँ पे भी क्या है, दोगुनी है, ठीक है ना। देखिए जो शुद्ध सांद्रता परिपथ के जो एडवांटेज है यानी गुण है, उन गुणों की अगर बात करते हैं हम, तो जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा है कि शुद्ध सांद्रता परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो शुद्ध सांद्रता परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है cos फाई होता है, वो हमेशा क्या होता है, शून्य अग्रगामी होता है। जो प्रेरकीय था उसके अंदर तो क्या था, पश्चगामी था ना, और यहाँ पे हमारे पास शुद्ध सांद्रता परिपथ के अंदर हमने क्या लिखा है कि शून्य अग्रगामी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से धारा हमेशा वोल्टेज से कितने डिग्री आगे रहती है, 90 डिग्री आगे लैग करती है, क्लियर। क्योंकि वहां पे क्या था, पश्चगामी कर रही थी ना, उसी प्रकार से यहाँ पे वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग करेगी 90 डिग्री। सांद्रता प्रतिघात XC, सांद्रता कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है जो XC को जिसे प्रदर्शित करते हैं, जो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे हमने लिखा है XC बराबर क्या होता है, 1/2 पाई FC होता है ना, 2 पाई FC होता है। तो ये कि हमने व्युत्क्रमानुपाती लिखा है ना, तो XC का व्युत्क्रमानुपाती F है, यानी कि A/F है, तो ये क्या है, वज्र गुणा है ना, तो ये F फ्रीक्वेंसी है ना, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होता है, सॉरी कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है उसका क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। शुद्ध सांद्रता हमेशा वोल्टेज के परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, dV/dt, यानी कि जो प्रेरकीय था वो dI/dt था, यानी कि धारा परिवर्तन का विरोध करती है, और यहाँ पे वोल्टेज का परिवर्तन का विरोध कौन करती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस करता है, ठीक है। शुद्ध सांद्रता हमेशा डीसी पावर सप्लाई के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है। और डीसी सप्लाई के अंदर क्या होता है, सर्किट कैसा होता है, ओपन होता है। डीसी पावर सप्लाई के अंदर उसका सर्किट कैसा होता है, ओपन होता है। और ओपन सर्किट होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि शुद्ध सांद्रता हमेशा डीसी सप्लाई के लिए खुला परिपथ की तरह क्या करता है, कार्य करता है। और डीसी सप्लाई की आवृत्ति कैसी होती है, शून्य होती है। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50-60 हर्ट्ज होती है, ठीक है। हमेशा ये जो हमने जो रिएक्टिव पावर पढ़ी थी, कौन सी, जो प्रेरकीय परिपथ पढ़ा था, उसके अंदर भी कौन सी किसके ऊपर कार्य कर रहा था, यूज कर रहे थे, रिएक्टिव पावर के ऊपर काम करता है ना। उसी प्रकार से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है या सर्किट होता है वो भी किसके ऊपर कार्य करता है, प्रकृतिशील शक्ति के ऊपर कार्य करता है, यानी रिएक्टिव पावर के ऊपर उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे पास तीनों सर्किट, यानी प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांतों की अगर बात कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर जो सर्किट थे वो हमने तीनों सर्किट पढ़ लिए,
जिसमें पढ़ा है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ पढ़ लिया, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ पढ़ लिया, शुद्ध सांधारित्र परिपथ पढ़ लिया। तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ लिया है। जो हमारे फैक्ट एग्जाम के रूप में आते हैं उन फैक्टों को हम पूरी डिटेल से पढ़ लिया गया। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। यस सर। ठीक है ना, क्लियर है। तो आज के इस सेशन में हम यहीं तक हैं। ठीक है, अगले सेशन में हम बात करेंगे RLC यानी कि R का, L का और C का। ठीक है, श्रेणी क्रम का वाला और समांतर क्रम वाले। अभी तो टॉपिक हमारे पास काफी सारे हैं इसी थ्योरी के अंदर। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ITI क्लास के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इनकी प्रिपेयर कर रहे हैं। इस क्लासरूम के अंदर ITI का जो क्लासरूम है उस ITI क्लासरूम के अंदर यानी कि हम पूरे टॉपिक के साथ क्या करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, और दोबारा से मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप इस चैनल के ऊपर अपना दोस्त, यार दोस्त जो भी है, ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करें, शेयर करें। और आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। और शेयर करने के बाद उसको, जो हमारे पास अगर आप कोई नए बंदे से कोई जुड़ रहा है कोई भी, लेकिन उसको सबसे पहले क्या करें, उसको सब्सक्राइबर और उसके पास जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करवाए। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में जो भी आप लोगों को ITI से आपको किसी भी प्रकार की जो नोटिफिकेशन आपको मिले तो आपको तुरंत हमारे इस चैनल के ऊपर प्राप्त हो जाए। ठीक है, आज के लिए इसी सेशन में यही हम उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बाय।